सोचो जरा, आज तुम्हारे शहर पे कोई बम गिराए, तुम्हारे बच्चे को भूखा मारे, In Gaza, the most dire assessment since the war began. और उनकी दवाइयां छीन ले और पूरी दुनिया उसे देख रही हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? यही हो रहा है गज्जा में। अक्टूबर 2023 से लेकर आज तक एक सिविलाइजेशन को लगभग खत्म कर दिया गया है, मिसाइल से, भूख से और बीमारी से। इसमें 57 मुस्लिम मुल्कों ने क्या किया? सिर्फ तमाशा देखा और स्पीच दिया। अक्टूबर 2023 से लेकर आज तक लगभग 2 लाख लोग मारे जा चुके हैं। एक ताजे आंकड़े के मुताबिक सीधी फायरिंग से मौत 71,000 प्लस है। मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट जर्मनी की माने तो 1 लाख से लेकर 1,26,000 मौतें हुई हैं, जिनमें 27% मौत बच्चों की है, 24% मौत औरतों की है, 3,20,000 से ज्यादा भूखमरी के शिकार हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, हर एक नंबर के पीछे एक माँ है जिसने अपना बच्चा खो दिया। एक बाप है जिसने औलाद को अपने बाहों में मरते देखा। लोगों को भूख से मारा जा रहा है, जबकि खाना और दवाइयां बॉर्डर से सिर्फ कुछ ही मिनट की दूरी पर खड़ी हैं। इन 57 मुस्लिम मुल्कों ने क्या किया? ये सब मिलकर भी एक बोतल पानी बॉर्डर से पार नहीं करा सकते। इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC, जो अब सिर्फ OIC बन के रह गया है। क्या है इन मुस्लिम मुल्कों के पास जो इस लड़ाई को रोक सकता था? दुनिया का 70% तेल इन मुस्लिम मुल्कों में है, और इसके साथ ही 3 बड़े स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट्स। पहला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दूसरा बाब अल मंदाब और तीसरा सुएज कनाल। ये दुनिया के 3 बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स हैं, और इसके साथ ही खरबों डॉलर की वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट इन मुस्लिम मुल्कों में। फिर इन्होंने क्या किया? प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, बयानबाजी की, गज्जा में लोगों को मरते देखा और हाथ में सिर्फ माइक्रोफोन लेके खड़े थे। 2020 में एक डील हुआ जिसको अब्राहम अकॉर्ड कहते हैं। क्या है ये अब्राहम अकॉर्ड? 2020 में UAE, बहरीन, मोरक्को और सूडान ने इजराइल से फॉर्मल दोस्ती की, जबकि गज्जा पर नाकाबंदी पूरी तरह से जारी था। ये सिर्फ तनाजा नहीं है, एक तरह की गद्दारी। 2023 में UAE और इजराइल के बीच $3 बिलियन का ट्रेड हुआ, जिसमें ज्यादातर हथियारों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट रहा। 2024 में इजराइल का डिफेंस एक्सपोर्ट $14.8 बिलियन का रहा। इनमें अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा 12% रहा। मतलब एक साइड इजराइल गज्जा पे बम गिरा रहा था और दूसरी साइड ये इजरायली हथियार खरीद रहे थे। अप्रैल 2024 का वो काला दिन। ईरान ने अप्रैल 2024 में जब इजराइल पर मिसाइलें दागी तो UAE, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया ने उनको मार गिराया, जिससे सीधे तौर पर इजराइल को बचाया गया। UAE, सऊदी और जॉर्डन ने मिसाइल डिफेंस में इजराइल का साथ दिया, जबकि गज्जा के बच्चों पर उसी वक्त बम गिर रहे थे और नेतन्याहू ने इसे अब्राहम अलायंस बोला। तेल का इतना बड़ा हथियार और इन लोगों ने यूज नहीं किया, जबकि 1973 में एक बार दुनिया ने इस तेल के हथियार की ताकत देखी थी। 1973 में क्या हुआ था? अक्टूबर 1973 में अरब तेल मुल्कों ने एक अम्बार्गो लगाया। वो अम्बार्गो क्या था? कि हम अमेरिका को तेल नहीं देंगे। उससे क्या हुआ? तेल का रेट 2.9 से $11.65 पर बैरल हो गया। अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत नुकसान हुआ, GDP में 2.5% की गिरावट आई। नतीजा, हेनरी किसिंजर खुद रियाद आ गए। अमेरिकी सरकार ने पैलेस्टाइन के लिए वक्त निकाला और लड़ाई बंद हो गया। सिर्फ एक तेल को बंद करने से यूरोप से लेकर अमेरिका में हाहाकार मच गया था, जिसके बाद लड़ाई बंद करनी पड़ी। आज की ताकत 1973 से कहीं ज्यादा है। अगर ऑयल की सप्लाई सिर्फ एक हफ्ते से 1 महीने तक बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? ऑयल का प्राइस लगभग $150 से $200 पर बैरल तक हो जाएगा। अमेरिका से लेकर यूरोप तक सारे रिसेशन में जा सकते हैं और शेयर मार्केट पूरी तरह गिर सकता है। 1973 की तरह ही अमेरिका इजराइल को सीज फायर करने पर मजबूर करेगा, और इसके साथ अगर 3 समुद्री रास्ते जो दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स हैं उनको बंद कर दिया जाए तो पूरा ग्लोबल ट्रेड रुक जाएगा। इसका प्रूफ क्या है? हौथीज दुनिया के सबसे गरीब कंट्री यमन की एक मिलिशिया है। उसने रेड सी में इजरायली, यूरोपियन और अमेरिकन जहाज पर हमला करके पूरी तरह ट्रेड को बंद कर दिया था, जिसके बाद ग्लोबल मार्केट में खरबों डॉलर का लॉस हुआ। इन लोगों ने वो करके दिखाया जो 57 मुल्क एक साथ मिलकर नहीं कर पाए। ईरान की हालात देखें, स्विफ्ट बैंकिंग से पूरी तरह खारिज कर दिया गया है। तेल बेचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कर दिया गया है और सैंक्शन पे सैंक्शन लगाया जाता है। हर साल यूरोप और अमेरिका सैंक्शन का एक नया लेयर जड़ देता है। फिर भी ईरान ने क्या किया? हिजबुल्लाह को हथियार दिया, जिससे 2006 में इजराइल को उन्होंने रोक दिया। हौथीज को सपोर्ट किया तो उन्होंने रेड सी को बंद कर दिया। 2024 में ईरान ने इजराइल पर सीधा मिसाइल दागे, जो इजराइल की हिस्ट्री में शायद पहली बार हुआ। न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाते रहे और US, यूरोप और इजराइल कुछ नहीं कर सके। वहीं बाकी
मुल्कों ने क्या किया? सिर्फ देखते रहे और अपनी कुर्सी बचाने के लिए इजराइल, अमेरिका और यूरोप की शर्तों को मानते रहे। जब एक गरीब और संक्षण मुल्क ईरान दुनिया के 2 सुपर पावर को अकेला जवाब दे रहा है, वहीं अमीर गल्फ स्टेट्स अपने कंट्रीज में अमेरिकन आर्मी का बेस बनाकर शायद इजराइल को बचाने में लगे। हालिया लड़ाई ने इस बात को सही साबित कर दिया है। हम सब जानते हैं कि हालिया लड़ाई में यूएस ने गल्फ स्टेट को छोड़ दिया और अपनी पूरी ताकत सिर्फ इजराइल को बचाने में लगा दिया है। सऊदी, यूएई और कुवैत के खरबों डॉलर वेस्टर्न बैंक्स में, यूएस ट्रेजरी में और वॉल स्ट्रीट में लगाए गए हैं, तो ऑयल की वार इन ट्रेजरी की कीमत गिरा देता। इन लोगों ने अपने पैसे की अहमियत शायद फलस्तीन के बच्चों से कहीं ज्यादा दिया है। ये तो अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते। सऊदी, बहरीन, कतर और जॉर्डन अपनी हिफाजत के लिए अमेरिकन पर डिपेंडेंट है। इनकी प्रायोरिटी शायद गज्जा नहीं है। इनकी प्रायोरिटी ये है, अगर अमेरिका नाराज हुआ तो इनकी हुकूमत का क्या होगा, इनके कुर्सी का क्या होगा और इनके पावर का क्या होगा। दूसरी तरफ ईरान का डर। गल्फ की असली प्रॉब्लम ये नहीं कि उन्होंने गज्जा की परवाह नहीं की, प्रॉब्लम ये भी है कि ईरान से ज्यादा डरते हैं। अब्राहम अकॉर्ड भी इसी लॉजिक पे बनाया गया कि ईरान के खिलाफ इजराइल से मिल जाओ। गज्जा इस इक्वेशन में कहीं फिट नहीं होता। 57 मुस्लिम मुल्क, लेकिन कोई एक इरादा नहीं। इंडोनेशिया को वेस्टर्न ट्रेड चाहिए, इजिप्ट को अमेरिका का एड चाहिए, जॉर्डन की इजराइल के साथ पीस ट्रीटी है, वहीं यूएस बैक पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है। इन सबका कोई एक पॉलिटिकल विल नहीं है, सबका इंटरेस्ट अलग अलग है। सवाल ये नहीं कि मुस्लिम देश के पास ताकत है या नहीं, ताकत है और 1973 में इस ताकत को दुनिया ने देखा भी। ولو أجمع العرب جميعا على أن يرضوا بوجود إسرائيل وبتقسيم فلسطين فلن ندخل معهم بهذا الاتفاق। अमीर गल्फ स्टेट्स ने अपने महल्लात, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड, अपनी वेस्टर्न सिक्योरिटी गारंटीज, ये सब गज्जा में लाखों लोगों को मारे जाने से कहीं ज्यादा जरूरी। 17 अक्टूबर 2023 को गज्जा के अल अहली अरब हॉस्पिटल पे हमला हुआ और पूरी दुनिया गुस्से में थी। तैयब एर्दोआन ने खुद टीवी पे रोया और इजराइल को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। टर्की ने 3 दिन का शोक मनाया। उसी दिन एर्दोआन के शिपिंग कंपनी का जहाज इजराइल के अस्दोद पोर्ट पे माल लोड कर रहा था। जहाज का नाम था खालिद इल्दीरिम। 11 अक्टूबर 2023 को टर्की के इस्कंदरुन पोर्ट से रवाना हुआ और पहुंचा कहां? इजराइल। 14 अक्टूबर 2023 जर्नलिस्ट मतीन सेहान ने ये डेटा मैरीन ट्रैफिक और इस्तांबुल चैम्बर ऑफ ई कॉमर्स से निकाला और पब्लिक किया। नतीजा, एर्दोगन फैमिली ने उस जर्नलिस्ट पर क्रिमिनल केस फाइल कर दिया। सेहान को टर्की से भागना पड़ा। एर्दोगान इजराइल पर बातों से बम्बार्ड कर रहे थे और उसी वक्त उनके बेटे की कंपनी इजराइल के पोर्ट पे माल लोड कर रही थी। जर्नलिस्ट सेहान ने बोला, गज्जा में कत्लेआम छिड़ गया है और हम 400 जहाज इजराइल को भेज रहे हैं। टर्की के रास्ते एक पाइपलाइन है बीटीसी, जो अजरबैजान का तेल टर्की के सैहान पोर्ट तक लाती है। वहाँ से टैंकर्स तेल उठाकर सीधे इजराइल ले जाते हैं और ये तेल यूज होता है इजराइल रिफाइनरी में, फाइटर जेट्स में, टैंक्स में और इजराइल की मिलिट्री व्हीकल्स में, जो गज्जा को जलाती है। इस पे टर्की का जवाब क्या था? ये पाइपलाइन बीपी की है और हम कुछ नहीं कर सकते। टैंकर्स अपने डेस्टिनेशन नहीं बताते।